हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन तुम लोग के पास रखेंगे, ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज तक तुम लोग जितने भी नंबर पढ़े हुए बचपन से लेकर के, ऐसा कुछ नंबर पढ़े हैं क्या जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव आता है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आता है। दैट मीन्स द नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज आयोटा। क्लियर? तो अब देखो आई क्या होता है। इमेजिनरी नंबर मीन्स द नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। तो जो है रूट ओवर -1 बच्चों, तो रूट ओवर -1 को अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा ना, -1 आएगा। इसीलिए रूट ओवर -1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब होता है आयोटा। इट इज ए ग्रीक वर्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आयोटा, जिसके कारण इसको आई से लिखा जाता है। क्लियर? तो एज ए होल आप क्या बोल सकते हैं, आई इक्वल्स टू रूट ओवर -1। इसका मतलब अगर आई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ना, -1, क्योंकि आई का स्क्वायर करोगे तो -1। तो ये डेफिनेशन तो इसको मैच हो रहा। द नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड क्या, इमेजिनरी नंबर। तो पहले डेफिनेशन भी क्लियर हुआ। आई इक्वल्स टू रूट ओवर -1। व्हाट इज आई? आई इज ए ग्रीक वर्ड। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज आयोटा। अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ आई। तो पावर ऑफ आई का मतलब क्या होता है, जैसे आई का पावर 0 क्या होगा ना, 1 होगा। आई स्क्वायर क्या होगा, -1। अभी अभी दिखाएं। आई क्यूब क्या होगा, तो -i। इसका एक्सप्लेनेशन जान के रखो। आई क्यूब -i कैसे हुआ? देखो, आई क्यूब का मतलब होता है आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई। आई स्क्वायर क्या है ना, -1 है। तो -1 इंटू आई, दैट मीन्स -i। इसीलिए आप लिखते हैं आई क्यूब इक्वल्स टू -i। इज इट क्लियर? अब होता है i4। i4 क्या होगा ना, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज -1 का पावर 2, दैट इज 1। तो इसको बोला जाता है इंटीग्रल पावर ऑफ आई। और किसी भी नेगेटिव नंबर आएगा, जैसे आई का पावर -n, तो क्या होगा ना, 1/i का पावर। नहीं तो क्लास स्टैंडर्ड 7 का ही हम लोग इंडिसेस में पढ़े हैं। क्लियर? तो इसका हम लोग का जरूरत क्या है, इसको जान के हमको क्या फायदा, ये भी तो जानना पड़ेगा। जब हम लोग बड़ा बड़ा वैल्यूज निकालेंगे, जैसे तुमको अगर कोई बोल दिया आई का पावर 457, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमको इसका जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग का रूल्स क्या है ना, आई का पावर 4 जब 1 होता है, तो जैसे भी कोई भी नंबर अगर 4 से ज्यादा है तो इसका एप्लीकेशन करेंगे कैसे ना, आई का पावर 4 होल डिवाइडेड बाय, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई, मतलब इसको क्या करेंगे, ये जो 457 है ना, इसको आप 4 से डिवाइड करो। तो 457 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 1 जब 4, फिर कितना आएगा 5, 4 1 जब 4, फिर 1 7 17, दैट मीन्स 4 4 जब 16, रिमाइंडर आया 1। तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन मेरा कितना है, 114। तो 114, तो 114 करने पर टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा ना, 456। फिर 1 बच जाता है, तो इंटू आई का पावर 1। तो इस तरह लिखने से मेरे क्या फायदा हुआ, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो आई का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। एंड 1 का पावर 114 इंटू आई। तो 1 का पावर अगर कितने भी ले लिया जाए, 1 करोड़ ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, उसका वैल्यू तो हमेशा 1 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 इंटू आई, दैट मीन्स कितना हुआ आई। तो यही है इसका फायदा। जब भी कोई भी नंबर का हम लोग इमेजिनरी नंबर का वैल्यू
इवोलेट करने दिया जाएगा, जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई का पावर 457, आई का पावर 458, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अनदर एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आई का पावर मान लो 528, इसको आप लोग कैसे करो, देखो तो 4 से 528 को डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4, 1 2 12, 4 3 जा 12, फिर 8 आया तो 4 2 जा 8, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो एज ए होल फायदा क्या हो गया ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आई का पावर 4 जो क्वोशिएंट आया, तो क्वोशिएंट कितना है ना 132, रिमाइंडर आ गया 0, तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो आई टू द पावर 0 लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो आई का पावर 4 अगर 1 होगा और 1 का पावर 132 कितना होगा, रिजल्ट 1 होगा। तो दैट इज द प्रॉफिट। ये हमको जान के यही प्रॉफिट हुआ व्हेन यू इवैल्यूएट एनी बिगर नंबर ऑफ आई, तो आई का पावर 4 का एप्लीकेशन करोगे। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो हो गया इमेजिनरी नंबर के बारे में बात कर लिए। अब व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लोग नंबर सिस्टम जब पढ़े तो पहले होता है रियल नंबर का और कॉम्प्लेक्स नंबर का, यही दो डिवीजन होता है। नंबर सिस्टम जब लोग पढ़े हैं, देखो नंबर सिस्टम दो रिजल्ट होता है, एक होता है रियल और एक होता है नॉट रियल, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या बताओगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इफ ए नंबर, ध्यान से देखिएगा, इफ ए नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म a plus ib, clear, where a b belongs to r means real number, such type of number is called complex number। जैसे कि एग्जांपल देखो 2 plus 3i, clear, 3i, 1 minus i, only i, all are complex number। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अगर कंपेयर करते, ए क्या है ना 2 एंड बी क्या है 3, ऑल आर रियल। सेकंड में देखो 0 प्लस 3i, मतलब ए का वैल्यू 0 एंड बी का वैल्यू क्या 3। थर्ड वन में देखो ए का वैल्यू है 1 एंड बी का वैल्यू है -1, और थर्ड में क्या है, ए का वैल्यू 0 एंड बी का वैल्यू 1। तो ये जो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हम लोग दिए हैं, इसका भी तुमको कुछ नॉलेज आएगा। देखो जैसे कि ए एंड बी बोथ आर रियल, तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी अब दो कैरेक्टर होता है। क्या क्या होता है, एक होता है प्योर रियल, है ना, और एक होता है प्योर इमेजिनरी। तो आप इससे क्या समझते हैं, जो प्योर रियल क्या होता है और प्योर इमेजिनरी क्या होता है, देखने से पता चलता है। जो प्योर रियल नेम से पता चलता है, जो ओनली रियल होगा, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा। और प्योर इमेजिनरी में क्या होगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट रहेगा, रियल पार्ट कुछ भी नहीं रहेगा। और एक चीज है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय जेड, तो z इक्वल्स टू a प्लस आई भी हम लोग लिखते हैं। तो देखो प्योर रियल का मतलब क्या होगा, अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई भी आप लिखोगे तो प्योर रियल में क्या होगा ना, इमेजिनरी पार्ट गायब होना चाहिए, मतलब ये नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब प्योर रियल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, b इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई भी, इसको दो पार्ट में बटा गया, एक तो होता है रियल पार्ट और आई के साथ जो जुड़ा हुआ है इसको बोला जाता है क्या है, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर।
अगर हम तुमसे पूछेंगे ये प्योर रियल का मतलब क्या है, जहां प्योर रियल मतलब ओनली रियल पार्ट रहेगा, तो क्या चीज नहीं रहेगा ना, इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा। तो इमेजिनरी पार्ट अगर नहीं रहेगा उसके चलते क्या होना चाहिए, v का वैल्यू 0 होगा। आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसका मतलब प्योर रियल के लिए हमको v इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जबकि ये z इज इक्वल टू a प्लस आई भी मानेंगे तो। और प्योर इमेजिनरी के लिए क्या होगा, प्योर इमेजिनरी के लिए देखो फिर से लिख देते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो इमेजिनरी प्योर होगा तो इसका मतलब रियल पार्ट गायब हो जाएगा, इसीलिए प्योर इमेजिनरी के लिए a का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग तीन चीज पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, व्हाट इज प्योर रियल, व्हाट इज प्योर इमेजिनरी एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर देम। अब हम लोग नया चीज पढ़ेंगे, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या होता है इसको हमको जानकारी देना है। तो देखो अगर हम लोग z इक्वल्स टू a प्लस आई बी मानोगे, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, तो मॉड्यूलस z क्या होता है, मॉड z। मॉड z का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर हम लोग z बार बोलते हैं, z बार क्या होता है ना, कंजुगेट ऑफ z। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंजुगेट ऑफ z दैट मींस क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। तो कंजुगेट ऑफ z यदि a माइनस आई बी है तो आया कैसे ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन आप चेंज करते हो। तो देखो अगर हम z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i करते हैं तो z बार क्या होगा, ऑब्वियसली 3 माइनस 2i होगा। लेकिन अगर z का वैल्यू ओनली 3 कर दिए तो z बार क्या होगा, तो z बार क्या होना चाहिए ना, इसमें भी 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि z इज इक्वल टू जब 3 अब लिख रहे हैं तो 3 का मतलब क्या है ना, 3 प्लस 0 इंटू आई। तो अगर हम लोग इसको z बार करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो क्या फर्क पड़ेगा, 3 को 3 माइनस 0i लिखेंगे, इसका मतलब 3 ना रह गया। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर मेरा इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो उसको कंजुगेट वही नंबर रिटर्न आएगा। इसीलिए z बार में हम लोग डायरेक्ट 3 लिख दिए। तो आप ये भी चीज सीख लीजिए, यदि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों है तो जस्ट यू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, उसमें कंजुगेट निकल जाएगा। बट अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है और कंजुगेट निकलने बोलेगा तो क्या करोगे, उसी को उतार देना, मतलब उसी को रिपीट कर दीजिएगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ अगर तुमसे पूछेंगे ये जेड बार का मॉड्यूलस क्या हो, तो देखो बच्चों जेड बार होता है क्या ना, जेड बार तो a माइनस आई भी होता है। अगर हम लोग जेड बार का कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा ना, ई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ क्या है ना, a का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है ना, माइनस b, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का सिंप्लीफाई करोगे तो देखो दोनों सेम आया। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। इसका प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, मॉड जेड होगा और मॉड जेड बार, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। क्लियर। और इस तरह बहुत सारा प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है आर्गुमेंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉड्यूलस बहुत आसान है, बट आर्गुमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आर्गुमेंट क्या होता है और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं इसको पहले देखते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z। अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी अब लिखते हो तो आर्गुमेंट ऑफ z शॉर्ट फॉर्म है, इसको कैसे निकालते हैं ना, tan इनवर्स मॉड्यूलस b बाई a। क्लियर। इसको बोला जाता है आर्गुमेंट, इट इज इन एंगल, तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं ना, tan इनवर्स b बाई a मॉड्यूलस।
लेकिन ये वाला डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि आर्गुमेंट जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन -5 लेस देन इक्वल्स टू 5, इसी रेंज में आता है। क्लियर? तो देखिए आप लोग जानते होंगे देयर आर 4 क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है। आप लोग को नॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट प्रीवियस क्लास में हम दे चुके हैं और उसी का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये जो रिजल्ट है इसको हम लोग अगेन फिगर के माध्यम से समझा दे रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हो गया ओरिजिन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर? सो पोजीशन कोई भी पॉइंट का हम लोग लेते हैं तो क्या लिखते हैं, पी एक्स कॉमा वाई। तो ठीक है, इसको अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया आपको अल्फा आर्गुमेंट। ठीक है, और जेहेतु हम लोग a प्लस आई बी का रूप में लिखे हैं इसलिए पॉइंट का नाम दे देंगे a प्लस बी, दैट इज a कॉमा बी, और ये वाला भी पोजीशन हो जाएगा a कॉमा बी। सब में जहां जहां p है वहां लिख दो a कॉमा बी, बट डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये वाला पहले देखिए, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट हो चुका है, अब होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिगर को पहले कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन अगर करेंगे अच्छे से। तो इसको बढ़िया से वॉच करो, ताकि आर्गुमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्गुमेंट को नॉलेज बहुत बड़ा जरूरी है सबके लिए। तो देखिए हम लोग कैसे इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि z इक्वल्स टू जब a प्लस आई बी होता है तो a का वैल्यू कभी ग्रेटर देन 0 होगा, b का वैल्यू कभी ग्रेटर देन 0 होगा, इन नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 में क्या बोलेंगे, a का वैल्यू लेस देन 0, b का वैल्यू ग्रेटर देन 0, और नंबर 3 में क्या बोलेंगे, a लेस देन 0, b लेस देन 0, और फोर्थ में क्या बोलेंगे, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0। तो सबके लिए मेरा आर्गुमेंट क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए भी क्या होगा, सेकंड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए क्या होगा, फोर्थ के लिए क्या होगा। तो आपको ये चीज समझ में आया, a ग्रेटर देन 0 मतलब a 0 से बड़ा है, a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव। चलो इसके लिए एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि a प्लस आई बी को रखो 1 प्लस आई, इसके लिए लिखिए -1 प्लस आई। अब तुम लोगों को समझ में आएगा। इसके लिए लिखिए एग्जाम्पल -1 माइनस आई, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस आई। तो देखो बच्चों, अब हम लोग को क्लियर पता चलेगा कि a ग्रेटर देन 0 कहां पर है और b ग्रेटर देन 0 कहां है। इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अगर आप कंपेयर करते हैं a प्लस आई बी में, तो a का वैल्यू 1 है, हाँ या ना, और b का वैल्यू भी 1 है, क्योंकि 1 इंटू आई, तो a भी 1 है b भी 1 है, तो दोनों क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों पॉइंट कहां लाई करेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो कि हमारा फिगर में दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला रिजल्ट। क्लियर? तो ये हो गया आपको अल्फा। सेकंड पॉइंट देखिए -1 आई, दैट मींस इसमें क्या हो गया, a लेस देन 0, b लेस देन 0। तो ये कहां लाई करेगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और थर्ड में क्या है, a लेस देन 0, b लेस देन 0, क्योंकि -1 माइनस आई, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। इसको मार्किंग देख लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए डबल मार्क दे दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सिंगल मार्क दे दिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 4 गो मार्क दे दिए। तो आपको पता चल गया जो कौन कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम लोग देखेंगे जो कैसे हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट। तो देखो, जेहेतु फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सीधे लिखना है आर्गुमेंट z इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा। सिर्फ हम आंसर लिख रहे हैं अल्फा, यहां से समझ में आया।
सेकेंड वाला रिजल्ट क्या होगा, इसको अगर अल्फा मानोगे तो यहां से इसका रोटेशन ले लीजिएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा एंटी क्लॉकवाइज में ना, पाई माइनस अल्फा। तो इसीलिए जब सेकंड पोजीशन के लिखेंगे तो आर्गुमेंट z क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। ध्यान दीजिए पाई माइनस अल्फा आप क्यों लिखे ना, ये तो अल्फा है, लेकिन यहां से यहां का एंगल रोटेशन करोगे अमाउंट कितना होगा, कितना रोटेट कर रहा है, मतलब टोटल पाई है उससे अल्फा माइनस कर दो तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, इसलिए पाई माइनस अल्फा। और थर्ड वन के लिए क्या लीजिएगा, यहां से पहले ही बोले थे थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन -पाई बट लेस देन इक्वल्स टू पाई, मतलब पाई से ज्यादा आप नहीं ले सकते, इसीलिए इसके लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज में एंगल को मेजरमेंट करता है। तो क्लॉकवाइज में जब एंगल मेजरमेंट करोगे तो इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव एंगल, जो शुरुआत क्लास में आप लोग को बताया थे। तो देखो थर्ड के लिए क्या होगा ना, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ऐसा क्यों लिखे माइनस पाई माइनस अल्फा, तो देखो ध्यान से देखो फिगर में, ये अगर अल्फा हुआ तो यहां से यहां तक का रिजल्ट तो पाई माइनस अल्फा होगा, नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन क्या चल रहा है ना क्लॉकवाइज, इसके चलते इसको फ्रंट में एक माइनस साइन हम डाले, क्लियर, तो इसीलिए पाई माइनस अल्फा हो गया। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं आप लोग, अल्फा माइनस पाई। और फोर्थ के लिए क्या होगा, नहीं ध्यान से देखिएगा, ये भी क्लॉकवाइज में जाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज में डायरेक्ट आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा, इसीलिए आर्गुमेंट z फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, माइनस अल्फा। तो यही तुम्हारा डिस्कशन हो गया आर्गुमेंट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकलना बहुत आसान है, √a² प्लस b², लेकिन आर्गुमेंट में बहुत बच्चे लोग गलती करते हैं, इसी को आपको सुधारना होगा। पहला क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो बड़ी आसानी से अल्फा लिख दोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो पाई माइनस अल्फा लिख दोगे, थर्ड में आएगा तो अल्फा माइनस पाई, एंड फोर्थ में आएगा तो सिंपली माइनस अल्फा। तो इसको हम लोग तुम लोग चार्ट बना देते, एगो चार्ट बना देते याद करने के लिए, जो कैसे तुम लोग इसको याद रखोगे। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कितनी क्वाड्रेंट होता है, आई थिंक 4 क्वाड्रेंट होता है। तो आप लोग यहां लिखिएगा z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, क्लियर, और इसका कैरेक्टर यहां लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट केस में अगर इस कंडीशन रहेगा तो आर्गुमेंट क्या होगा और मॉड्यूलस क्या होगा, तो आर्गुमेंट हो गया परेशान वाला चीज है, बट मॉड्यूलस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मॉड्यूलस के लिए कोई सोचना नहीं है। तो देखो हम पहला कंडीशन लगा रहे हैं a ग्रेटर देन 0, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल की दौर लगा देते हैं 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं पहले बताओ। तो अगर कंपेयर करोगे तो a भी ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 1 आया, तो आर्गुमेंट z क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। अगर रियलिटी अगर पूछोगे जैसा बताइए तो आर्गुमेंट z क्या निकाल लेगी आप, तो tan इनवर्स मॉड्यूलस b बाई a। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये b क्या है ना 1, a क्या है 1, तो मॉड्यूलस में मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 4। तो इससे कोई प्रॉब्लम है क्या, लेकिन मॉड्यूलस क्या होगा ना, √a² प्लस b², दैट इज कितना ना 2। तो आपको कोई परेशानी नहीं है 1 प्लस आई के लिए आर्गुमेंट निकलना, और मॉड्यूलस तो बहुत आसान है। बट सेकंड कंडीशन जब देंगे ना 1 माइनस आई, तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा, मतलब इसमें a का वैल्यू कंपेयर करो, क्या है 1, बट b का वैल्यू क्या है -1। इसका मतलब कि उनको क्वाड्रेंट में है ना a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। आप लोग ये भी जानते होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है उस क्वाड्रेंट का, उस प्लेन का नाम होता है आर्गेंट प्लेन, एंड एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, रियल एक्सिस, एंड वाई को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सिस। तो देखो इसको अगर हम
फिगर भी बना देते हैं। जैसे तुमने सर रिप्रेजेंट कीजिए तो ए का वैल्यू क्या है ना 1 है, बी का वैल्यू क्या है -1 है, तो 1 -1 कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना प्लस माइनस। तो आप कोऑर्डिनेट का साइन क्लास 9 से सीख के आए, प्लस प्लस, इसका क्या होगा ना माइनस प्लस, इसका क्या होगा ना माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ के लिए प्लस माइनस। तो यहां तो आपको पता चल गया ना प्लस माइनस, तो इससे आपको क्लियर पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और आपको कुछ समझना नहीं है, इतना ही समझ लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सीधी सीधी बात है आर्गुमेंट z क्या होगा, फॉर्मूला के अनुसार पहले ही बोल दिए थे पाई माइनस अल्फा, दैट मीन्स पाई माइनस अल्फा का वैल्यू तो आ गया पाई/4, तो आंसर कितना होगा 3π/4। मॉड्यूलस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, √2 कोई भी स्टेज में मॉड्यूलस का कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका पहचान क्या है ना -1 माइनस है, इसका मतलब क्या ए का वैल्यू -1 एंड बी का वैल्यू भी -1, इससे यही साबित होता है ए लेस देन 0 बी लेस देन 0। तो देखो बच्चों दोनों जब नेगेटिव होगा तो आप बोले सर इसको कहाँ लाई करता है, कहाँ लाई करता है, अभी बताइए ना। देखो a लेस देन 0 b लेस देन 0, तो कौन दोनों नेगेटिव कौन क्वाड्रेंट में होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पहले ही हम लोग बोल दिए आर्गुमेंट z क्या होता है -पाई माइनस अल्फा। यही चीज को रिपीट कर दीजिए मुंह में माइनस में, क्यों माइनस होगा थोड़ा देर पहले बताया, क्योंकि क्लॉकवाइज में हम लोग एंगल को कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है अल्फा माइनस पाई। तो इससे इतना याद रख लीजिएगा जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्गुमेंट हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा। दैट इज ए गुड पॉइंट, दैट इज ए रिमेम्बरिंग पॉइंट। तो इसको याद रखने का तरीका तो हम बता दिए, अल्फा का वैल्यू पाई/4, देखो नेगेटिव आता कि नहीं, सही में पाई/4 माइनस पाई कितना आता है -3π/4। बट मॉड्यूलस देखो हर केस में √2 आता है। जब हम लोग फोर्थ नंबर कंसीडर करते हैं 1 - i, इससे क्या होता है ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू -n, तो इसका मतलब हुआ a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0। तो क्या आया ना प्लस एंड माइनस, तो प्लस माइनस मतलब कौन क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट क्या बताए ओनली माइनस अल्फा, दैट मींस -पाई/4। तो बच्चे बताइए तो आप पूरा समरी को देख लीजिए, ये आर्गुमेंट जब हम लोग निकालते हैं तो आर्गुमेंट किस किस जगह पर नेगेटिव होता है। तो क्लियर बात है आर्गुमेंट दो जगह पर नेगेटिव होता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में गिरता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरता है। ये आपको बहुत सुविधा होगी, जब भी कोई मैथ बनाओगे तो हमेशा आर्गुमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो इतना पता रखो जो उसमें हमेशा एंगल नेगेटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखने के लिए बड़ी आसान तरीका है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दोनों नेगेटिव होगा ए एंड बी, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा फर्स्ट एंड ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस होगा। तो क्वाड्रेंट का जो साइन है ये ऑलरेडी क्लास 9 से आप लोग पढ़े हैं। तो अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन देख के बता देते हैं कि कहाँ लाई करता है, तो सबसे आसान क्या होगा इसको आर्गुमेंट निकालना। और ये जो हम चार्ट बता दिए देखो, इससे आपको कोई भी आर्गुमेंट निकालना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो मॉड्यूलस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह और वीडियोस पाने के लिए और इस तरह और इजी एक्सप्लेनेशन पाने के लिए यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।